नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम देखते हैं एक नया टॉपिक जो कि हमने देखा है भाग 1 पॉलिटी का। उसी से संबंधित है राज्यों का एकीकरण। ठीक है, राज्यों का एकीकरण हम समझेंगे। इसके पहले क्लास में हमने देखा भाग 1। क्या देखा हमने? तो दोस्तों हमने बता रखा भाग 1 जो कि आर्टिकल कितना से कितना तक है, तो 1 से लेके 4 तक है। ठीक है, इस भाग 1 में क्या लिखा गया है? तो इस भाग 1 में लिखा गया है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और क्या दोस्तों? राज्य क्षेत्र। तो ये लिखा गया है भाग 1 में। ठीक है, अब भाग 1 के इसी संघ और राज्य क्षेत्र को डिटेल में लिखा गया है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। जिसमें से आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में है कि भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। इंडिया जो कि भारत है, जो कि क्या है? जो कि भारत है, मतलब इंडिया को ही भारत कहा गया है। इसके लिए दोस्तों विवाद हुआ था कि इंडिया रखें या भारत रखें। तो चूंकि उस समय इंडिया ज़्यादा फेमस था दोस्तों विदेशों में, ठीक है, तो लगा कि ऐसा ना कि भारत रखने के चक्कर में भारत एक अपना अच्छा खासा नाम खो दे, इसलिए इंडिया भी रखा। ठीक है, तो इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। राज्यों का क्या होगा? संघ। हमने बता रखा है दोस्तों कि राज्यों का किस प्रकार का इंडिया संघ है, यूनियन है। ठीक है, राज्यों का संघ होगा। ये आर्टिकल 1 में लिखा गया, जिसमें से राज्य को हमने बता रखा है आपको कि राज्य जो है अगर देखना चाहो तो ये इशारा करता है कि आप अनुसूची 1 की तरफ जाओ। उसमें बताता है 3 प्रकार का क्षेत्र है। एक तो राज्य है जो अभी 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश जो कि 8 है, और अधिग्रहित क्षेत्र जो मतलब कि जीते वो नहीं वैसा है। ठीक है, लेकिन वैसा व्यवस्था है कि कभी भविष्य में वैसा मौका मिलेगा अधिग्रहण करने का किसी क्षेत्र को, तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हैं इंडिया वाले। ठीक है, तो दोस्तों आइए फिर हम देखते हैं आर्टिकल 2 में हमने बता रखा है कि भारत, ये भारत जो है, भारत अगर कभी भी चाहे किसी विदेशी राज्य को या बाहरी सीमा का जो कोई वैसा क्षेत्र है उसको जीत करके या किसी भी प्रकार से मिलाना चाहे तो आर्टिकल 2 के तहत मिलाएगा। किसके तहत मिलाएगा? आर्टिकल 2 के तहत बाहरी राज्य को भारत के संघ में मिलाएगा। तो भारत के संघ में किसी क्षेत्र को मिलाने की बात हो तो आर्टिकल 2, और भारत के संघ में मिला हुआ क्षेत्र का सीमा निर्धारण करने में, नाम परिवर्तन करने में दोस्तों, या किसी एक राज्य के किसी एक क्षेत्र को दूसरे राज्य के क्षेत्र में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जो होगा वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने 2 3 देख लिया। 4 में क्या कहता है? तो 4 में यही कहता है दोस्तों, आर्टिकल 4 में कि 2 और 3 में जो हम परिवर्तन करेंगे, 2 और 3 जो हमारे पास आर्टिकल दे रखा है, वो आर्टिकल में जो परिवर्तन होगा वो संविधान संशोधन के तहत नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 है दोस्तों, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन है। तो कहा कि 2 और 3 में जो परिवर्तन होगा, अर्थात जो हम विदेशी राज्य को भारत के संघ में मिलाएंगे या भारत के संघ के अंदर जो राज्य है उसका सीमा में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, उसका नाम में परिवर्तन करेंगे, तो हम आर्टिकल 2 और 3 के अंतर्गत, तो उसको संविधान संशोधन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा, बल्कि एक साधारण संशोधन होगा। क्या होगा? साधारण संशोधन होगा, इसके तहत करेंगे। और आप नोट में एक बात को ध्यान रखो कि ये जो 2 और 3 में संशोधन होगा, 2 और 3 जो होगा जब किसी विदेशी राज्य को मिलाएंगे या भारत के अंदर करेंगे, तो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, मतलब मिलाने से पहले राष्ट्रपति को बता देना। अब बताना एक उचित भी है, क्योंकि राष्ट्र का अध्यक्ष होते हैं राष्ट्रपति, तो उनको थोड़ा उनसे अनुमति पहले ले लिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि हम ऐसा परिवर्तन भारत में करने वाले हैं या किसी क्षेत्र को भारत में मिलाने वाले हैं। या कौन बताते हैं? तो संसद। ये अधिकार किसका है? संसद का है कि किसी भी देश
किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिलाना या अंदर ही अंदर सीमा परिवर्तन करना, ये अधिकार किसका है दोस्तों? तो संसद का। तो संसद जब भी ऐसा परिवर्तन करेगा तो राष्ट्रपति को क्या करेगा? वो पहले बता देगा परिवर्तन करने से पहले, और राष्ट्रपति कोई बाधा वैसा बनते नहीं है, वो इजाज़त भी दे देते हैं। ठीक है। साथ ही साथ में दोस्तों, जब अंदर वाले किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करेगा या राज्य के नामकरण में परिवर्तन करेगा, तो राष्ट्रपति के पास जब ये बताने जाएगा संसद, तो वही विधेयक को राष्ट्रपति संबंधित राज्य, जो राज्य में परिवर्तन लाना है, उस राज्य के विधानमंडल में, कहाँ पर? विधानमंडल में ये प्रस्ताव को रखेंगे। कौन? राष्ट्रपति। तो ये प्रस्ताव को विधानमंडल में रखेंगे, लेकिन हाँ, वो राज्य जो है इस प्रस्ताव से, इस विधेयक से खुश है या नाखुश है, सहमत है कि असहमत है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि वो राज्य चाहेगा कि हमारे यहाँ ऐसा परिवर्तन हो तभी होगा, या ना चाहेगा तो नहीं होगा कि हमारे राज्य का नाम परिवर्तन, नहीं। तो ऐसा नहीं, वो केवल एक उसके एक कह सकते हो आपकी इज्जत रखने के लिए भेज दिया जाता है कि आपके यहाँ ऐसा परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है। आपको स्वीकार हो फिर भी होगा, न स्वीकार हो फिर भी होगा। तो ये हमने देख रखा है दोस्तों पिछले क्लास में कि भाग ये का ऐसा भाग एक का बात है। अब हम देखते हैं, जैसा कि हेडलाइन में लिख रखे हैं हम कि क्या, तो हमने लिख रखा है दोस्तों कि राज्यों का एकीकरण। अब देखते हैं कि राज्यों का एकीकरण क्या है। क्या दोस्तों? तो राज्यों का एकीकरण, तो दोस्तों बेहतरीन से अगर आप समझने का प्रयास करोगे तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको हम समझा पाएंगे। ठीक है। हमें अपने आप पर भी उम्मीद है कि हम शायद आपको समझाने में कामयाब रह पाएंगे, अगर आप बेहतरीन से अगर एक इस पे फोकस करोगे, तो आप कंसंट्रेट करोगे तो समझ पाओगे। ठीक है। तो आइए दोस्तों देखते हैं राज्यों का एकीकरण। तो सबसे पहले देखते हैं कि राज्यों का एकीकरण का मतलब क्या है। क्या राज्य एकीकरण मतलब, एकीकरण मतलब यूनिटी दोस्तों, यूनिटी मतलब कि क्या पहले विखंडन था, ये टूटा हुआ था? तो हाँ दोस्तों, भारत जब आज़ाद हुआ, कब? 15 अगस्त 1947 के दिन, इस दिन भारत आज़ाद हो रहा था। तो इस दिन क्या हुआ? इस दिन दोस्तों, जो हम ये भारत का अभी पूरी देख रहे हैं व्यवस्था, ठीक है, ये इस प्रकार से कि ये जो है एक भारत, संपूर्ण भारत है। तो ये दोस्तों क्या उस समय इतना था? इस समय इस प्रकार से पूरी भारत था? तो नहीं दोस्तों, उस समय दो प्रकार के राज्य था दोस्तों भारत के अंतर्गत। एक था ब्रिटिश राज। क्या था? ब्रिटिश राज, जिसका संख्या 9 था। कितना था? 9 था। और था विदेशी राज, सॉरी, एक था देसी रियासत, देसी रियासत। इसका संख्या दोस्तों 552 था। ये छोटा छोटा था। ये लगभग भारत के, कुल भारत के, अभी जो हम भारत देख रहे हैं, इसके 40% हिस्सा पे था। कितना क्षेत्रफल था? देसी रियासत जो था वो 40%। देसी रियासत का मतलब क्या होता है? तो देसी रियासत के मतलब भारत के अंदर वैसा छोटा छोटा क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहाँ पर भारत के ही, देसी मतलब उसी देश का शासक के द्वारा शासन को संचालित किया जा रहा था, उसे देसी रियासत कहते हैं दोस्तों। तो वैसे देसी रियासत कितना था? 552 था। टोटल कितना था? मतलब भारत के अंदर 552 ऐसा राज्य था, ऐसा रियासत था, ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर शासक के द्वारा शासन किया जा रहा था। तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो ये भाग भारत को नहीं मिल रहा था दोस्तों। केवल जो ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश जिस पर शासन कर रहा था, ब्रिटिश का गवर्नर शासन कर रहा था, वो क्षेत्र भारत को मिल रहा था। कब? 15 अगस्त 1947 को। मतलब आप समझो कि ये 55 से 60% क्षेत्रफल था।
कुल जो भारत है उसका 55 से 60% क्षेत्रफल था। ये वाला देसी रियासत जो 552 है वो नहीं मिल रहा था। किस दिन? तो 15 अगस्त 1947 को। दोस्तों इतना ही नहीं, आप समझो और कुछ भाग गोवा, दमन, दीव, दादर नागर हवेली, ये अब तो एक ही कर दिया गया है, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली, लेकिन उस समय अलग था, दमन दीव दादर नागर हवेली। तो गोवा, दमन दीव दादर नागर हवेली जो है इस पर पुर्तगाली का शासन था दोस्तों। जो कि अभी भारत का भाग है उस पर किसका शासन था? पुर्तगाली का शासन था। तो पुर्तगाली दोस्तों जो कि पुर्तगाल से आए थे वो भी नहीं दे रहा था इस समय, ये तो 62 में जाके मिला है दोस्तों। तो ये क्षेत्र भी नहीं मिल रहा था। और फ्रांसीसी का भी शासन था। फ्रांसीसी जो कि ये कर रहे थे कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का चंद्रगिरी। कहाँ? चंद्रगिरी और माहे। चंद्रगिरी पर इसका शासन था, माहे पर था, यनम पर था। कहाँ था दोस्तों? यनम पर था। और कराईकल के पास था, कराईकल। इन क्षेत्रों में फ्रांसीसी का शासन था दोस्तों, ये भी नहीं दे रहे थे उस समय। तो इन सभी क्षेत्रों को भारत में मिलाने की प्रक्रिया को ही एकीकरण कहा जाता है दोस्तों। ये जो राज्य विभिन्न भागों में बटा हुआ था उन सभी को भारत में मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? राज्यों का एकीकरण। मतलब ये तो मिल रहा था ब्रिटिश राज जिस पर ब्रिटिश शासन कर रहा था वो मिल रहा था, लेकिन बाकी जो देसी रियासत जहाँ छोटा छोटा शासक शासन कर रहा था, जहाँ ये जो फ्रांसीसी है जो कि ये चंद्रगिरी, माहे, यनम, कराईकेल, पुदुचेरी इन जगहों पे फ्रांसीसी कर का शासन था, ये भी नहीं दे रहा था। न तो गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली पुर्तगाल का शासन था दोस्तों, ये भी नहीं दे रहा था। तो इन क्षेत्रों को भारत में मिलाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसी को कहा जाता है क्या? राज्यों का एकीकरण दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं कि राज्यों का एकीकरण का जो हमने भूमिका बना रखा है अब उसकी कहानी देखते हैं दोस्तों। ये तो हमने एक आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इन सभी क्षेत्रों को भारत में क्या किया जाएगा? मिलाया जाएगा, तब वर्तमान भारत बनेगा दोस्तों। तो आप समझो कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय दोस्तों पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। तो भारत के साथ साथ दोस्तों पाकिस्तान यहाँ से स्टार्ट होता है। ये वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, अब भारत 15 अगस्त। क्योंकि वो भी 15 अगस्त को ही हुआ था, लेकिन दोस्तों कुछ घंटा का जो है फर्क है भारत और इसमें। यहाँ अगर आज 15 तारीख है तो वहाँ 14 तारीख ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से जब आज़ाद हुआ भारत तो पाकिस्तान भी आज़ाद हुआ। तो जो देसी रियासत है दोस्तों, कौन सा? देसी रियासत, जो कि हमने कितना बता रखा? 552। कुल कितना दोस्तों? 552। तो इन 552 देसी रियासतों को अंग्रेज जो कि ब्रिटिश शासन भारत पे कर रहा था, तो जा रहा था ये, तो उन्होंने ये अधिकार दे दिया था, इन 552 राज्य को अधिकार दे दिया था। क्या अधिकार दे दिया था? कि आप चाहो तो, इसके पास 3 ऑप्शन दिया था। कितना ऑप्शन दिया था? 3 ऑप्शन। 3 ऑप्शन ये क्या क्या है? तो 3 ऑप्शन दिया देसी रियासतों के पास, जो कि भारत के अंदर ही है दोस्तों देसी रियासत। हाँ नहीं सोचो दोस्तों, ये भारत के अंदर है। इसको कहा कि या तो पहला कि आप भारत में मिल जाओ, भारत में क्या हो जाओ?
मिल जा, दूसरा पाकिस्तान के साथ मिल जा, पाकिस्तान के साथ मिल जा, और तीसरा दोस्तों कहा कि आप स्वतंत्र रह जा। क्या रह जा? स्वतंत्र रह जा। 3 ऑप्शन दिया देशी रियासतों को कि आप भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान के साथ चला जाओ, या फिर आप खुद स्वतंत्र देश बना लो। क्या कर लो? खुद ही स्वतंत्र। सोचो दोस्तों, अगर ऐसा होता तो भारत के अंदर कितना सारा देश होता। मतलब हम इसी भारत में, जब हम, आप समझो कि हम पटना से भी दिल्ली जाना होता हमें, तो हमें ना जाने कितना सारा देश से क्रॉस करना पड़ता, वीज़ा पासवर्ड ये बनवाना पड़ता, कितना समस्या आती दोस्तों। एक भारत जो अभी दिख रहा है, इसी के अंदर बहुत सारा देश हो जाता, यानी हम अपने ही देश जो अभी है उसमें विदेश का मतलब कि महसूस करते दोस्तों। हम बताएंगे आगे जब भाग होगा उसमें बताएंगे कि हम अगर विदेश में जाते हैं तो हमारे साथ क्या भेदभाव होता है, और स्वदेश में हमारे साथ कितना हमें अधिकार दे रखा है दोस्तों नागरिक को। ठीक है, तो ये समस्या आती है आज के दोस्तों दौर में। तो इसी समस्या से समाधान के लिए दोस्तों राज्यों का एकीकरण किया गया। तो पहले आप समझ लो कि देशी जो रियासत है वो 552 है। इसको कितना ऑप्शन अंग्रेजों ने दे रखा था? 3। पहला भारत में मिल जाओ आप चाहो तो, दूसरा पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और तीसरा आप चाहो तो स्वतंत्र रह जाओ। अब ये भारत के लिए दोस्तों समस्या बन चुका था कि यहाँ का क्षेत्र अगर है ये पाकिस्तान में, यहाँ के साथ कैसे मिल सकता है। मतलब ये फिर तो समस्या पहले से भी ज़्यादा क्रिटिकल हो गया। तो दोस्तों इस राज्यों को मिलाने के लिए, भारत में 552 राज्य को भारत में मिलाने के लिए जो प्रक्रिया हुआ हमने बता रखा है, वो राज्यों का एकीकरण उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? तो राज्यों का एकीकरण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं राज्यों का एकीकरण क्या होता है। तो राज्यों का एकीकरण अगर हम देखें तो राज्यों के एकीकरण हमने बता रखा कि सभी को मिलाने की कहानी जो होगा उसी को राज्यों का एकीकरण कहा जाता है। तो दोस्तों इस राज्यों के एकीकरण में 3 व्यक्ति प्रमुख भूमिका निभाया। कितना व्यक्ति ने? 3 व्यक्ति। उस तीनों व्यक्ति के नाम हम लिख दें कि एक थे हमारे वीपी मेनन। कौन दोस्तों? तो वीपी मेनन, ये रिटायर्ड अधिकारी थे। दूसरा जो व्यक्ति थे उसका नाम है आपका माउंटबेटन। माउंटबेटन, ठीक है। माउंटबेटन कौन थे दोस्तों? हमने बता रखा है कि यही माउंटबेटन जो थे ये अंतिम, भारत का अंतिम वायसराय, मतलब ये ब्रिटिश मूल के थे, ब्रिटिश के थे। ठीक है, अंतिम वायसराय कहाँ का? भारत का वो अंतिम जो है वायसराय है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है कई बार कि भारत का जो था अंतिम वायसराय कौन था? तो माउंटबेटन। ठीक है, तो अंतिम वायसराय माउंटबेटन, इन्हीं के पत्नी का नाम क्या था? एडविना। उस एडविना की कहानी हमने बता रखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ इनका चक्कर था। ठीक है, तो ये एडविना है दोस्तों। और एक व्यक्ति जो है तीसरा है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जिनका रहा दोस्तों, वो है हमारे माननीय सरदार, पूजनीय सरदार वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ पटेल दोस्तों, इनका सबसे बड़ी भूमिका रहा। ये जो सरदार वल्लभ पटेल हैं, इनका सबसे बड़ी भूमिका रहा, अहम भूमिका रहा राज्यों को मिलाने में भारत के दोस्तों। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, लौह पुरुष कौन है? तो सरदार वल्लभ पटेल। ये पेशा से वकील थे। क्या थे? तो पेशा से ये वकील थे। अब वकील है तो थोड़ा सख्त तो होंगे ही, इनको बोलना, ये करना, सब कानून नियम सब पता होगा। तो पहला तो आप याद रखो कि 3 व्यक्ति राज्यों के एकीकरण में जो भूमिका निभाए उनमें से तीनों कौन है? वीपी मेनन, माउंटबेटन और सरदार वल्लभ पटेल दोस्तों। सरदार वल्लभ पटेल में इतनी योग्यता थी कि लगभग तय था दोस्तों कि जो स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री पहला बनेंगे, पीएम बनेंगे, वो यही बनेंगे। कौन बनेंगे? पटेल। लेकिन गांधी जी के जिद के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन बने? नेहरू। गांधी जी के कारण
गांधी जी ने बोला कि नहीं, पटेल नहीं, कौन बनेंगे, तो नेहरू बनेंगे पहला प्रधानमंत्री। अब ये विवाद का एक विषय हो जाता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, इनमें इतना योग्यता रहने के बावजूद पटेल में नेहरू को क्यों बनाया था। दोस्तों इससे आप ये ना समझना कि हम नेहरू के जो योग्यता थी उनको कम में आंक रहे हैं, नहीं, वैसा कुछ, इनका भी बहुत ही बड़ी भूमिका रहा दोस्तों भारत में। सोचो आप, संक्रमण काल के समय में, संक्रमण काल मतलब अभी अभी भारत आज़ाद ही हुआ था दोस्तों, कुछ वैसा बड़ी संसाधन नहीं थी, इस प्रकार से अंग्रेज़ों ने लूट रखा था भारत को। उस समय में 14 साल तक इन्होंने क्या, प्रधानमंत्री का पद संभाला और भारत को एक अच्छी खासी आयाम तक ले गया दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता है कि आप सोच सकते हो कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया। तो गांधी जी ने दोस्तों, चूँकि ये जो पटेल थे, सरदार पटेल, इनका ये जो थे नेहरू से लगभग 14 साल का बड़े थे, ठीक है। तो इनका सेहत उतना मतलब कि सही नहीं रहता था, तो गांधी जी को शायद ऐसा लगा होगा कि संक्रमण काल में इस खराब परिस्थिति में प्रधानमंत्री पहला ये होने चाहिए जो लगभग 15 से 20 साल तो देख सके प्रधानमंत्री लगातार पद, न कि वैसे व्यक्ति जो 2 4 साल में ही विदाई ले ले। तो शायद यही लॉजिक रहा होगा गांधी जी का, और नेहरू को इन्होंने बना रखा, जो कि जुआ थे, 15-20 साल तो आराम से ही खींच सकते थे। तो इस प्रकार से गांधी जी नेहरू को बनाए। गांधी जी ने एक, देखो दोस्तों, हमारे देश के दो जो है सबसे दुर्भाग्य घटना हुआ कि पहला तो 1948 के ही प्रारंभ में गांधी जी चले गए। अगर गांधी जी रहते तो आज जो हमारे भारत का संविधान है वो इस प्रकार से नहीं रहता, बहुत कुछ इसमें परिवर्तन रहता। तो संविधान उस समय पूरी तरह से नहीं बन रखा था जब गांधी जी चले गए। कम से कम जो पंचायती व्यवस्था है दोस्तों, आगे आपको बताएंगे पंचायती व्यवस्था, तो ये पंचायती व्यवस्था में तो परिवर्तन रहता, जो कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती व्यवस्था लाया गया है, ये और पहले हो चुका होता, ठीक है। क्योंकि गांधी जी पंचायत का, गांव को लेकर बहुत ही सेंसिटिव थे, उनका समर्थन थे पंचायत व्यवस्था का। गांधी जी के विचार पर ही पंचायती व्यवस्था बना है दोस्तों। वो गांव का डेवलपमेंट करवाना ज़्यादा चाहते थे। तो गांधी जी चले बसे, फिर 2 साल बाद पीएम बनने, इनका नेहरू के पीएम बनने के 2 साल बाद पटेल भी चल बसे 50 में, 1950 में पटेल साहब भी चले बसे। ये तो अच्छा हुआ। बड़ी एक बात ये हुआ दोस्तों कि 2 साल इनको टाइम मिला। इन 2 साल में इन्होंने जो भूमिका अपना निभाया दोस्तों, हम इंडिया वाले, हम भारतवासी कभी भूल नहीं सकते हैं इनके भूमिका को, सरदार पटेल के भूमिका को। इन्होंने दोस्तों यही 2 साल में अपने अंतिम समय में दोस्तों, जीवन के अंतिम पड़ाव में, इन्होंने दोस्तों, पटेल साहब ने जो 552 देशी रियासत थे, ये 552 में से 552 देशी रियासतों को, आप 551 कह लो, 552 कह लो, मतलब आप सोचो दोस्तों, भारत में मिला लिया। आप अगर 550 में से 549 नंबर कोई व्यक्ति ला रहा, उसको क्या रैंक दोगे आप दोस्तों? उसकी योग्यता को कैसे याकोगे आप? तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ पटेल। तो हमने बता रखा दोस्तों, आइए, कि राज्यों के एकीकरण में 3 व्यक्ति की भूमिका था। एक थे हमारे बीपी मेनन और माउंटबेटन, जो कि अंतिम वायसराय भारत के रहे, एडविना इनकी पत्नी, ठीक है, और सरदार पटेल, इनकी भूमिका सबसे अहम रहा, सबसे महत्वपूर्ण रहा। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखते हैं कैसे कैसे इन्होंने किया। तो दोस्तों 552 जो राज्य था, देशी रियासत, 552 क्या था दोस्तों? देशी रियासत। 9 तो जो था आपका, 9 जो था, 9 राज्य तो जो था वो क्या था?
वो ब्रिटिश राज्य था, 9 ब्रिटिश राज्य। ये तो मिल ही रहा था, इसी को तो छोड़कर जा रहा था, लेकिन अब समस्या किसको मिलाना था, तो ये था। तो इसको तीनों व्यक्ति ने मिलकर सबसे भूमिका जिसमें हमने बताया कि महत्वपूर्ण रहा किनका, पटेल साहब को। पटेल साहब दोस्तों ये गाजर एक हाथ में लेकर जाते थे और दूसरे हाथ में लठ रखते थे। लठ मतलब लाठी। वो सभी रियासतों के राजा के पास जाते थे और गाजर खिलाते थे कि लो खा लो गाजर, और प्रेम से भारत के साथ, भारत के संग में मिल जाओ। अगर प्रेम से खा लिया गाजर तो ठीक है, नहीं तो ये अपना लठ थोड़ा सा ऐसे लठ से मारते थे, ठीक है। और फिर उस प्रकार से लगभग इस लठ और गाजर के प्रयोग करके उन्होंने 552 में से 549 राज्यों का, देशी रियासतों का विलय कर लिया। किसमें, भारत में। 552 में से 549 को, इसमें 549 को बड़ी आसानी से उन्होंने मिला लिया। छोटा छोटा शासक था, ठीक है। इस 549 में से कुछ तो ज़्यादा विरोध किया, नहीं मिलना चाहा, नानुकुर किया, जिसमें भोपाल, त्रावणकोर जो कि अभी आप उसको कर्नाटक कहते हो, उसका नामकरण में चेंज हुआ, नाम उसका चेंज हुआ, जो कि हमने पढ़ रखा आर्टिकल 3 के अंतर्गत हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब ने थोड़ा नानुकुर किया, तो थोड़ा लठ का सहारा लेना पड़ा इनको, पटेल साहब को, और इनको भी मिला ही लिया आखिरकार। तो अंत में ये सभी को भी मिला लिया उन्होंने। अब बचा दोस्तों 3 राज्य, 3 देशी रियासत। 552 में से 500 कितना मिल गया, 49 मिला आपका। अब कितना बचा, 3 बचा। अब आइए इन तीनों को हम देखते हैं दोस्तों, इन तीनों को हम देखते हैं। यही तीनों का जो मिलाने का जो बात था, वही सबसे कठिनाइयाँ आई दोस्तों। तो आइए देखते हैं इन तीनों को मिलने की कहानी भारत के साथ। 3 में से दोस्तों एक था आपका जूनागढ़। क्या था, एक था जूनागढ़, और दूसरा जो था वो था आपका हैदराबाद, और तीसरा जम्मू कश्मीर। क्या था, ये कश्मीर था तीसरा। अब देखो एक दूसरा हम स्लाइड लेते हैं दोस्तों। ये है भारत, ठीक है। 3 में से एक कौन था दोस्तों, तो एक था जूनागढ़, जूनागढ़, और दूसरा कौन था, हैदराबाद, और तीसरा हमने बता रखा कश्मीर। ये तीनों जगह का जो राजा था वो थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली था, और ये भारत के साथ मिलना किसी भी परिस्थिति में नहीं चाह रहा था दोस्तों। जूनागढ़ है, अगर हम देखें तो वर्तमान में जो गुजरात का सौराष्ट्र है, ये गुजरात है दोस्तों, इस क्षेत्र को गुजरात कहा जाता है। तो गुजरात का ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला भाग, यही जूनागढ़ उस समय के था। क्या था, जूनागढ़। ये जूनागढ़ था दोस्तों, जो कि काठियावाड़ अभी इसको कहा जाता है, या सौराष्ट्र है, ठीक है, सौराष्ट्र का ही पार्ट है। ये जूनागढ़ था। यहाँ का जनता तो अधिकांश हिंदू था। क्या था, अधिकांश जनता जूनागढ़ का क्या था दोस्तों, हिंदू था। लेकिन शासक जो शासन कर रहा था यहाँ पर, वो मुस्लिम था दोस्तों। क्या था, शासक मुस्लिम था। उस शासक का नाम है महावत खां था। क्या था, महावत खां। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि ये मुस्लिम शासक। तो यहाँ का जो जनता था जूनागढ़ का, वो क्या था, हिंदू था अधिकांश, और शासक कौन था, वो मुस्लिम था, जिसका नाम क्या था, महावत खां। आप देखो यहाँ से देखो दोस्तों, पाकिस्तान स्टार्ट होता है। ये वाला क्षेत्र कौन है, पाकिस्तान है। और इधर भी उस समय दोस्तों, अगर और हम इसको बनाएं भारत को, तो इस प्रकार से एक रफ हम बना रहे हैं।
ठीक है, ये समझो कि आप भारत है। तो दोस्तों यहाँ जो पाकिस्तान वाला इलाका दिख रहा है ये पाकिस्तान, और यहाँ पे दोस्तों था बांग्लादेश। क्या था? तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश था। बांग्लादेश था नहीं उस समय, पाकिस्तान ये भी था और पाकिस्तान ये भी था। 1972 में दोस्तों ये बांग्लादेश बना, इंदिरा गांधी के प्रयास से अलग हो गया इससे। ठीक है, तो एक अलग देश बन गया। ऐसे ये भी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। अब जूनागढ़ मुस्लिम जो शासक था वो नहीं चाह रहा था कि हम भारत के साथ मिले, तो ये चाह रहा था कि हम पाकिस्तान के साथ मिले। अब बताओ दोस्तों कितना मतलब कि मूर्ख है ये जूनागढ़ का जो शासक है। मतलब सोचो यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ इसका सीमा भी नहीं लगता, इसके बाद इधर दोस्तों समुद्र है, इधर क्या है? समुद्र है। अब बताओ पाकिस्तान अगर यहाँ से किसी व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना होगा तो कैसे जाएगा दोस्तों? कितना बेवकूफ़ी है, कैसे ये इसके साथ मिल सकता है? फिर भी इन्होंने चाहा कि हम किसके साथ मिले? तो पाकिस्तान के साथ। और उतना ही नहीं दोस्तों, जूनागढ़ के जो शासक महावत खां था और इधर जिन्ना जिन्ना चाह रहे थे, वो तो साम्राज्य के भूखा थे, वो चाह रहे थे कि हमें और भाग मिले, और भाग मिले पाकिस्तान, और ताकि पाकिस्तान के एक बेहतर मैप बने। तो दोस्तों ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। कौन? महावत खां विलय पत्र पर 15 सितंबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया दोस्तों, पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए। किसके साथ मिलने के लिए? तो पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए इसने, जूनागढ़ के शासक महावत खां ने विलय पत्र पर कि हम पाकिस्तान के साथ मिल रहे हैं सिग्नेचर कर दिया। अब जब सिग्नेचर किया तो पटेल, जो सरदार पटेल है, वो इस बात से बोले कि हम इस बात से समर्थन नहीं है कि वो पाकिस्तान के साथ ये वाला जूनागढ़ मिले। उन्होंने स्टैंड लिया, इसका विरोध किया, और यहाँ का जनता ने भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया दोस्तों। तो एक आंदोलन यहाँ हो गया। तो जब जनता विद्रोह कर दिया तो ये जो जूनागढ़ के शासक जो कि मुस्लिम था, ये भागकर पाकिस्तान अपने जान बचाकर चला गया, अपने राज को छोड़कर। ठीक है, अब महावत खां चला गया पाकिस्तान। अब बचा यहाँ का, इसका दीवान जो था दोस्तों, दीवान मतलब कि जो प्रधानमंत्री के पद पे था वो रहा। उन्होंने देखा कि स्थिति काफ़ी बिगड़ गया है, चूँकि यहाँ पर हिंदू जनता ज़्यादा है तो पाकिस्तान के साथ कैसे मिलाया जा सकता। तो इन्होंने पटेल साहब को बोला कि आप आओ, हम मिलने के लिए आपके साथ तैयार हैं, आओ आप कागज़ की प्रक्रिया को पूरी कर लो। तो पटेल साहब को लगा कि नहीं, ऐसे अगर हम मिलाएंगे तो आने वाले समय में इतिहास में लिखा जाएगा कि जबरन पटेल साहब ने इसको मिला लिया भारत में, जूनागढ़ को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऐसे नहीं, हम जनमत संग्रह क्या करवाएंगे? जनमत संग्रह करवाएंगे। जनमत संग्रह क्या होता है? कि यहाँ के जनता से हम वोट करवाएंगे कि वो किसके साथ रहना कबूल करते हैं, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। तो जब जनमत संग्रह हुआ तो 99% से ज़्यादा जनता ने भारत के साथ रहना कबूल किया, भारत के पक्ष में वोटिंग दिया। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है दोस्तों कि 99% से ज़्यादा अगर यहाँ रहना चाहता है तो ये भारत के साथ मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से 1948 में जूनागढ़ के साथ 1948 में जनमत संग्रह करवा लिया। क्या कर लिया दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या कर लिया? जनमत संग्रह कर लिया 1948। जनमत संग्रह मतलब जनता का वोट लिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जूनागढ़ कैसे मिला भारत के साथ? तो जनमत संग्रह के द्वारा। कैसे दोस्तों? जनमत संग्रह के द्वारा। कब? 1948 में। अब आगे देखते हैं दोस्तों, हैदराबाद जो कि यहाँ वाला क्षेत्र है, इसमें तेलंगाना भी आता था, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी आता था,
तमिलनाडु जो अभी का ये वाला है ये भी आता था। तो आइए देखते हैं सेकेंड स्लाइड में हम आपका यहाँ पे हैदराबाद, ठीक है, ये तो मिल गया जनमत संग्रह के द्वारा 1948 में, जनमत संग्रह के द्वारा दोस्तों भारत में। अब ये जो है हैदराबाद, ये यहाँ का जो शासक था, अब ये भी चाहता है कि हम भी पाकिस्तान के साथ मिले। मतलब बताओ यार क्या मतलब बन रहा है, यहाँ एक पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान यहाँ है, और तुम यहाँ बीच में है भारत का। मतलब ये क्या बात हुआ। इसी को कहा जाता है कि कॉमन सेंस उतना कॉमन नहीं होता है कि सबके पास हो। मतलब कॉमन सेंस है यार कि कैसे तुम इसके साथ जा सकते हो। ये अभी भी आज भी पाकिस्तान अपने ऊपर से हवाई जहाज़ ले जाने का इजाज़त भारत को नहीं दिया। अब बताओ ये चोट्टा पाकिस्तान आज भी भारत के ऊपर से, भारत के जो हेलीकॉप्टर जाता है वो हवाई जहाज़, वो सोचो इधर से दिल्ली से अगर जाना है तो इस प्रकार से गुजरात वाला क्षेत्र में आकर ऊपर से जाता है, ना कि पाकिस्तान के ऊपर से। तो एयर स्पेस भी नहीं दे रखा है। अब ये नहीं दिया है तो भारत भी नहीं देगा। अब सोचो कैसे जाएगा। अब इस क्षेत्र से तो जाने नहीं देगा भूमि मार्ग से। अरे एयर स्पेस, जब हवाई जहाज़ जाने के लिए आपको वायु में जगह नहीं दिया है, आसमान में जगह नहीं दिया है, तो ज़मीन पे हम आने देंगे तुमको, नालायक। तो सोचो ये कितना बेवकूफ़ शासक था। तो इस बेवकूफ़ी का परिणाम इसको भोगना पड़ा आगे चल के, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चाहता था हम पाकिस्तान से मिले। जिन्ना भी बोल रहा था कि हाँ हाँ आओ आओ हम मिलाते हैं। अब सोचो अब भारत भी एयर स्पेस नहीं देगा तो कैसे यहाँ, किस प्रकार से आके अब यहाँ के कोई व्यक्ति पाकिस्तान में या पाकिस्तान से कोई यहाँ आएगा। है पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स ओके। तो दोस्तों यहाँ का जो शासक ये किया, और तब यहाँ पे पटेल साहब ने पुलिस कार्रवाई किया। क्या किया? पुलिस कार्रवाई। पुलिस के वर्दी में आर्मी को यहाँ पे उतार दिया पटेल साहब ने। ऑपरेशन पोलो इसको कहा गया। क्या कहा गया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के अंतर्गत यहाँ पे पुलिस के ड्रेस में सैनिक को उतारा और इसको जीता और इसको भारत में मिला लिया। किसको? हैदराबाद को दोस्तों। किसको? तो हैदराबाद को। तो सोचो इतना बेवकूफ़ शासक था जी। और आप तो इससे मतलब इतना तो कॉमन सेंस आपके पास तो होगा ही, तो आप क्यों नहीं जब ये शासक बन सकता है इतना बड़ा क्षेत्र के, तो आप तो और कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आप भी अपने पर थोड़ा विश्वास रखो और आप भी अपने तैयारी को एक बेहतर आयाम दो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ मिला भारत में, और हैदराबाद जो मिला दोस्तों वो किसके द्वारा मिला? तो हैदराबाद ऑपरेशन पोलो जो पुलिस कार्रवाई है उसके द्वारा पुलिस यहाँ पे भेज दिया पटेल साहब ने। अब बच गया एक कौन? कश्मीर बच गया दोस्तों। क्या बच गया? कश्मीर। अब समझो यहाँ पर जो है कश्मीर का भाग है, ठीक है। भारत का जो सबसे ऊपरी सीमा है जो कश्मीर है। अब ये कश्मीर इधर से पाकिस्तान है, इधर से क्या है दोस्तों? पाकिस्तान, और इधर वाला जो भाग है ये भारत है। यहाँ पर ही कश्मीर। अब दोस्तों ये तो मिला, ये भी मिल गया भारत से। अब यही मेन मुद्दा था, इसी को मिलाना। अब ये यहाँ का जो राजा था वो हिंदू राजा था। क्या था? हिंदू शासक था। इसका नाम था हरि सिंह। अब हरि सिंह जो शासक यहाँ का है वो चाह रहा है कि हम मिले किसके साथ? अगर हम पाकिस्तान के साथ मिलते हैं तो चूँकि वहाँ मुस्लिम आबादी है, सबसे ज़्यादा अधिकांश मुस्लिम ही है, तो मुस्लिम एक हिंदू राजा को स्वीकार नहीं करेगा। और अगर हम मिलते हैं भारत के साथ तो भारत, चूँकि नेहरू जो प्रधानमंत्री यहाँ के थे वो लोकतांत्रिक व्यवस्था
साम्राज्यवादी के समर्थक है तो लोकतंत्र बना देगा हमारे अंदर भी, ये भी हमें शासक बनने नहीं देगा, शासक बनकर रहने नहीं देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपना चुप्पी रखा। इन्होंने कहा ना तो हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे और ना तो भारत के साथ मिलेंगे। दोस्तों यहाँ का जो ये हरि सिंह है, इसके मित्र थे माउंटबेटन, जो कि बोले हम अंतिम वायसराय, मित्र थे। कौन? माउंटबेटन। मित्र मतलब परिचित थे, उस प्रकार से मित्र नहीं कि बचपन में कंचे खेलते थे, वैसा मित्र नहीं थे। ठीक है, वो ब्रिटिश का है, ये ब्रिटेन का वो है, ये यहाँ। तो माउंटबेटन जाते जाते इससे मिल लिया जाकर। हरि सिंह से जाकर मिला। तो हरि सिंह का एक उसमें खूबी था कि उसको जब मिलना नहीं रहता था ना, तो वो कोई बहाना लगा देता था। तो इस प्रकार से वो अपने मंत्री से कहा कि जाओ बोल दो कि हमारा, उसके राज्य में जब गया माउंटबेटन, तो हरि सिंह ने कहा कि बोल दो कि पेट दर्द दे रहा है। तो पेट दर्द का बहाना लगा लिया दोस्तों। इस प्रकार से वो मिलना माउंटबेटन से मुनासिब नहीं समझा। तो यही पेट का दर्द इसका एक समय आया और वो माथे का दर्द बन गया दोस्तों। ठीक है, ये पेट का दर्द क्या बन गया, आगे आने वाला समय में माथा का दर्द इसका बन गया। कैसे? तो आओ देखते हैं दोस्तों। अब ये चुप्पी साध रखा था, ये ना तो भारत के साथ मिलना चाह रहा ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो जानता था कि हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे फिर भी इस्लामीकरण के कारण हम वहाँ पे अच्छा से नहीं रह पाएंगे, हम शासक नहीं रह पाएंगे, और न तो भारत के साथ मिलने पे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो हम स्वतंत्र रहना पसंद करेंगे। अब बताओ दोस्तों, दो दो जो वैसा विरोधी राज्य है, एक देश है, एक भारत और पाकिस्तान, उसके बीच में एक छोटा क्षेत्र क्या स्वतंत्र रह सकता है दोस्तों? पिस जाएगा ये। अब इन दोनों के बीच लड़ाई होगा, ये बीच में है, क्या रह पाएगा स्वतंत्र? है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल? तो नहीं दोस्तों। अब देख सकते हो मैप में, अगर देखना चाहो तो, ये दोस्तों जूनागढ़ था। अब बताओ, इधर तो पूरा समुद्र है, यहाँ पाकिस्तान है दोस्तों। अब ये चाह रहा था जूनागढ़ कि हम पाकिस्तान में मिले, कैसे ये आता है यहाँ पे? इसको लग रहा था समुद्री मार्ग से आकर हमें मदद करेगा। बताओ, ये भारत का क्षेत्र है, ये आने देगा? समुद्री मार्ग से भी नहीं आने देगा। फिर यहाँ पे हैदराबाद, ये चाह रहा था कि हम या तो यहाँ बांग्लादेश वाला जो अभी एरिया है पूर्वी पाकिस्तान में, या फिर यहाँ ये पाकिस्तान में मिल जाए। क्या ये पॉसिबल था? नहीं दोस्तों। अब बच गया ये जम्मू कश्मीर वाला भाग, ये न तो इधर मिलना चाह रहा था न तो इधर, ये स्वतंत्र रहना चाह, बीच में क्या कोई स्वतंत्र रह सकता है? नहीं। तो दोस्तों 1948 के बाद, सॉरी 47 का, 1948 में दो मिला, एक हैदराबाद और एक जूनागढ़। हैदराबाद क्या दोस्तों? तो जूनागढ़, तो दो गो मिल गया 1948 में, हैदराबाद और जूनागढ़। हैदराबाद कैसे मिला? तो हैदराबाद पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो, और जूनागढ़ मिला जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर बच गया। अब यहाँ दोस्तों पाकिस्तान से एक गलती होता है, जिन्ना ने यहाँ 10,000 सैनिक को ट्रक में भरकर भेजा। कितना? 10,000 सैनिक को। इन्होंने खुद गच्छा है यूएन के सामने, यूएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, 10,000 सैनिक को भेजा, जिसका स्थापना, यूएन का स्थापना 1945 में हुआ था। वो अंतर्राष्ट्रीय शांति वगैरह ये सब को बनाने से संबंधित है। अब 10,000 सैनिक जब पता यहाँ चला हरि सिंह को, तो हरि सिंह ने सूचना भेजवाया भारत में। अब भारत में दिल्ली में सब बैठे थे, माउंटबेटन थे, पटेल साहब थे और बीपी मेनन। तो बीपी मेनन के पास सूचना आया, तो बीपी मेनन यहाँ जाके बोले वो कि ऐसा ऐसा बात है, जो राजा साहब गुहार लगाए हैं कि भारत के साथ उसको विलय करना है। सॉरी, राजा गुहार लगाए हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमें मदद करे भारत। तो चूँकि दोस्तों पटेल और बीपी मेनन ये तो मदद कर भी देते, लेकिन माउंटबेटन
स्टैंड ले लिया। माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, अभी अभी आप नया देश बने हो, भारत अभी नया बना है, अभी अगर हम इसके लिए अगर लड़ते हैं कश्मीर के लिए, तो ये स्वतंत्र राज्य है। कहने का मतलब हम अभी से ही, अभी नया नया बने, अभी से ही हम अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में भाग ले रहे हैं, तो इस प्रकार से समस्या आ जाएगी। तो उस प्रकार से ये डिसाइड हुआ यहाँ पर कि अगर ये सिग्नेचर कर देता है भारत के साथ मिलने के लिए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, तब भारत इसको मदद करेगा। तो फिर अंत में जब कुछ भाग पर पाकिस्तान के आर्मी आया और कुछ भाग को जीत लिया, तो अंत में ये विलय कर लिया, ठीक है, भारत के साथ। फिर जाकर यहाँ वाला भाग को भारत के आर्मी ने बचाया। तो इसी प्रकार से दोस्तों POK ये कहलाया। ये POK, यहाँ पर कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में कश्मीर के चला गया, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, मतलब पाकिस्तान के द्वारा छीना गया कश्मीर का भाग या अधिग्रहण किया गया कश्मीर का भाग। अगर थोड़ा और पहले होता तो दोस्तों, तो ये पूरा कश्मीर जो था वो भारत में होता, लेकिन ये देर कर दिया हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में, जिस कारण से ये क्या हुआ। या पटेल साहब भी थोड़ा सा और अगर इस पे ध्यान देते और ये नेहरू, तो शायद ये कश्मीर का कुछ मुद्दा और होता, ये कश्मीर भारत का पूरी तरह से होता। तो ये दोस्तों रहा आज के ये क्लास में। आज अब थोड़ा टाइम भी नहीं है दोस्तों, तो इतना ही हम आज रखेंगे कि इस प्रकार से ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, विलय पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। इस प्रकार से हमने देखा कि 552 में से 552 राज्य क्या हुआ, विदेशी रियासत ये भारत के साथ मिल गया, ठीक है। देशी रियासत क्या मिला, भारत के साथ मिल गया, जिसमें से 3 हमने बताया था कि समस्या था। जूनागढ़ जो कि ये जनमत संग्रह यहाँ पे कराया गया, जनता से वोट करवाया गया। और हैदराबाद, इसके साथ क्या हुआ, तो ऑपरेशन पोलो हुआ, ऑपरेशन पोलो हुआ और यहाँ पे जनमत संग्रह कराया, ठीक है। जब पाकिस्तान ने 10,000 आर्मी यहाँ पे भेजा, तब फिर जाके भारत के आर्मी ने यहाँ पे युद्ध किया, ठीक है। यूरी के नाम से एक मूवी है दोस्तों, उरी जो है, उरी मूवी में बताया जाता है इसकी कहानी, तो आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो ये रहा दोस्तों एकीकरण की कहानी। अब हम अगले क्लास में देखेंगे कि राज्यों का एकीकरण जो हुआ उसमें कौन कौन से राज्य का स्थापना हुआ। इस प्रकार से यहाँ जो 552 था मिल गया, ब्रिटिश 9 राज्य है वो भी मिल गया, और पूरा जो अभी हम अखंड भारत दिख रहे हैं उस भारत का निर्माण हुआ। और 4 प्रकार का राज्य यहाँ से बनता है दोस्तों, ABCD आप कह सकते हो, क ख ग घ। अब ये 4 प्रकार का राज्य क्या है, इसकी क्या कहानी है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, ठीक है, ओके।